रज़ा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ स्क्रीन पे, इसे कहते हैं द कोलैप्स ऑफ द शील्ड। ये कैसे कोलैप्स हुई, और अगर आप अपनी स्क्रीन पे आप देखेंगे तो बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक डिसमेंटलिंग है यूएस मिसाइल सिस्टम की। उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने रडार्स को अटैक किया। उन्होंने जिस तरह अमेरिका जो था एयर डिफेंस को अटैक कर रहा था, ईरान ने उनके रडार्स को अटैक किया और उसके बाद उसने स्वॉर्म किया वहाँ पे कि यानी 2-2 दर्जन 3-3 दर्जन ड्रोन जो हैं वो भेज रहा है, और फिर ऊपर जो है वो 1-1 2-2 करके मिसाइल भेज रहा है, 4 करके। और वो इतना उन्होंने कमिट करा दिया उसको, आयरन डोम को और उसके डिफेंस सिस्टम को, कि दे बिकेम इनकैपेसिटेटेड। और ये एक ऑफेंस जो था उसके मुकाबले में डिफेंस में बहुत गुना उनको ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ी। और अब हम प्रोडिक्शन अरिथमेटिक जो देखते हैं वो एक डेंजरस रिपोर्ट है, कि इसका मतलब है कि अमेरिका और इज़राइल के पास इवन अपने एलाइज़ को मिला के, मिडल ईस्टर्न एलाइज़ को मिला के, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें बड़ी लिमिटेड इन्वेंटोरी है। अब मुझे तो नहीं पता कितनी लिमिटेड है, मैं तो हेयर से के ऊपर ही बात कर सकता हूँ, मैं एग्जैक्ट अपने दिल से तो नहीं मैं कोई फिगर दे सकता। लेकिन एक चीज़ ऑब्वियस है कि इट हैज़ स्टार्टेड टू ब्लीड दम वेरी इफेक्टिवली। साथ ही जब आप बात कर रहे होंगे तो मैं नाज़रीन को भी दिखाऊंगा कि ईरान इंडिया मैरीटाइम क्राइसिस क्या था, 38 शिप्स कैसे स्ट्रैंडेड हुए, और ये 4 आवर स्ट्रेटजी क्या है इसराइल की, और एक ग्लोबल शिफ्ट उसमें क्या आया, ये भी आपको दिखाऊंगा। रज़ा, योर 2 सेंस। देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो सबसे बड़ा एक जैसे कहना चाहिए एक्सपोजे हुआ है वो जो एक पहले ख्याल था कि अमेरिका की और इसराइल की जो एक एक तरह से एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी है, उसको समझा जाता था कि बस उसमें तो कोई जैसे कहना चाहिए कोई दरार नहीं आ सकती, वो बड़े मजबूत निज़ाम है, तहस नहस कर देंगे। लेकिन ईरान ने ये साबित करके ये किया है साबित और एक्सपोज कर दिया है कि उनका सिस्टम जो है वो उसको ब्रीच भी किया जा सकता है। मसलन इसराइल का पहले भी पिछले और जून में भी रिपीटेडली जी रिपीटेडली वहां पे पहुंच रहे मिसाइल्स जो उन्होंने डोम बनाया हुआ था। और इसी तरह अमेरिका की जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी है और जिस तरह से उसने यहाँ पर गल्फ में जो भी एयर डिफेंस का बंदोबस्त कर रखा था वो भी शिकस्त खा चुका है। और यही वजह है कि जो गल्फ की रियासतें हैं वो इस कदर नाला हैं और इस कदर गुस्से में भी हैं अमेरिका के साथ, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि भाई अरबों डॉलर देकर भी वो उनकी हिफाजत का बंदोबस्त नहीं हो सका। और जो कुछ वो हथियार और जो सिस्टम्स और शील्ड्स वो खरीदते रहे हैं खुद अमरीकियों से और दीगर ममालिक से, वो उनके काम नहीं आई। और यही वाकया है कि कि ईरान की जो स्ट्रेटजी रही है और पिछले जून से जो तैयारी उन्होंने की है वो इन्हीं खतूत पर की थी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये हमला तो होना है। और फिर उन्होंने यही देखा कि किस तरह कहाँ कहाँ और कैसे कैसे उन्होंने जो ये एयर डिफेंस है उसको जद पहुंचानी है। और ये अब हम उस सूरत हाल पर आ गए हैं कि जहाँ पर अमेरिका अपनी तमाम तर बरतरी दिफाई बरतरी के बावजूद ये दावा नहीं कर सकता कि वो उस जंग में जीत रहा है। जी आमिर गौरी, क्या ये सही है कि अब हिंदुस्तान के ट्रेचरस एक्ट के बाद ईरान जो है सोचने पे मजबूर हो गया है, जिस तरह गल्फ कंट्रीज़ जो रज़ा ने कहा कि दे आर ट्राइंग टू रीविजिट देयर पैक्ट्स एंड अकॉर्ड्स विद द यूएस, और वो देख रहे हैं कि कहाँ पे उसमें एग्जिट स्ट्रेटजी है, उनके पास क्या एग्जिट स्ट्रेटजी है। क्योंकि मुझे तो अभी फीलिंग है अभी $1 ट्रिलियन का बिल आने वाला है, ये कि आपने ये बचाया तुम्हें, इसका $1 ट्रिलियन और खर्च होगा, और ये कोई हंसी की बात नहीं, जिनको देना पड़ेगा उन्हीं को लग पता जाएगा। लेकिन ये फैक्ट है कि ईरान के शिप को रिपोर्ट करके उसको उड़वाना इंडियन ओशन में, और उसके बाद उसी वजह से उनको इजाज़त मिल जाना कि वो रशिया से तेल इंपोर्ट कर लें, हालांकि उसके ऊपर इतनी मुश्किलात खड़ी हो गई थी, 50% तक टैरिफ्स भी लग गए थे, सब कुछ हो गया था, मोदी बुरा भी बन गया था। और इंडिया के अपने एनालिटिक्स जो हैं, एनालिस्ट जो हैं, वो इस चीज़ को बड़े आड़े हाथों ले रहे हैं और इसकी बड़ी बुराई कर रहे हैं कि वी हैव लॉस्ट अ लॉन्ग टर्म एलाई विच इज़ ईरान। तो अब ईरान और इंडिया का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखें मुबशर, आई विश कि आपकी ये जो ख्वाहिश है वो उसका कोई असर ईरान के ऊपर हो। ईरान जो है उसके बारे में सारे रीजन के अंदर इंक्लूडिंग अस एक फीलिंग है कि ईरान इज़ ए डुप्लिसिटस कंट्री।
ये दोगलापन करता है। वरना अयूब खान के ज़माने से जिस वक्त पाकिस्तान सीटों सेंटों के अंदर गया था ना, और उसके बाद आपको पता है कि आरसीडी बना था, यानी पाकिस्तान ईरान टर्की का, जिसको बाद में ईसीओ का नाम दिया गया। जब सोवियत यूनियन टूटा तो एक ख्वाहिश ये थी कि ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जो है, पाकिस्तान, ईरान, टर्की में और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ये मिलके एक नया ब्लॉक बनाएं। अच्छा, ये तो हमें पता है कि बार बार बात करने के बावजूद जो मुसलमान मुल्क है ना, वो डिफेंस पैक्ट्स में नहीं आते। और उसी वजह से जिस तरह आपने कहा ना कि जो दुनिया की सबसे बड़ी दुकान है यूनाइटेड नेशन, और उसके तो फट्टे उखड़ चुके हैं। लेकिन ओआईसी को भी देख लें, 54 कंट्रीज, 55 कंट्रीज छोटी कंट्रीज नहीं होती, जबकि पास आपके पास मुल्कों के पास बेपना पैसा भी हो। लेकिन जब अब मजाक ही होता है कि ये ओआईसी का क्या मतलब है, उनको पंजाबी चाहिए, ओआईसी वो चली गई, ठीक है ना। ओआईसी के मुंह से अभी तक कोई चीज़ नहीं निकली। आपने जो बात की ना इंडिया की, देखिए इंडिया में क्रिटिसाइज कर रहा है उनको जो मोदी का अपोनेंट है। मोदी खुद तो 2 दिन पहले जो है वो इसराइल जाके जफियां डाल के आया था। जो कुछ भी हो, ये जो सारे पैक्ट्स हैं जिसके अंदर जो आने वाली दुनिया है, उसके अंदर इंडिया जो है वो एक सॉलिड कैंडिडेट के तौर पे अमेरिका का जो निज़ाम है इस मुल्क के अंदर, जो इस रीजन के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, क्वाड की सूरत में या ऑकस की सूरत में, उसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, ठीक है ना। और वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होता है या नहीं होता, ये हमारी ख्वाहिश है कि चाइना और अमेरिका की जंग हो, ये होनी नहीं है। इसलिए कि चाइना जो है वो अपनी सबसे बड़ी दुकान की मार्केट को तबाह करने के चक्कर में नहीं है, चाहे वो फिजिकली ना हो, मतलब फाइनेंशियली हो जाए। तो अब देखना ये है कि ईरान जो है वो इसमें से सबक क्या सीखेगा। देखें, ईरान जो मर्जी कर लें, आपको हो सकता है खुशी हो रही हो, मुझे तो खुशी नहीं है। जब तक अमेरिका को हिट करने की कैपेसिटी किसी मुल्क में नहीं होगी, उस वक्त तक तो अमेरिका को कुछ मसला नहीं, क्योंकि अमेरिका जो है उसकी ये हिस्ट्री है, स्पेशली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उससे पहले तो वो स्प्लेंडेड आइसोलेशन का शिकार था ना, उसकी पॉलिसी थी। लेकिन अमेरिका ने आज तक मुबशर जंग कोई जीती नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा तबाहनाक जंगें जो हैं वो किसी ने इम्पोज नहीं की। अब वो बदमाश इतना हो गया है कि जो निकोलस मडूरो के साथ किया है, ये दुनिया की तारीख में नहीं था कि आप जाके अभी तो क्यूबा जाना चाह रहे हैं ईरान के बाद, वो ऑलरेडी कह दिया है। हाँ। अच्छा, इसराइल जो है, इसराइल का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट, उसने ऑलरेडी कह दिया कि टर्की जो है नेक्स्ट ईरान है, ठीक है ना। इस वजह से कि उनको ये लगता है कि कल को अगर टर्की जो है वो सीरिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, तो दैट इज द ओनली पैच जहां से इसराइल की जो बॉडी पॉलिटिक्स है को खतरा हो सकता है, गोलान हाइट्स के इस तरफ, ठीक है ना। तो अब वो उस दरमियान में आपने देखा कि उन्होंने कोशिश की कि फौरी तौर पे जो कुर्द हैं, ईरानी कुर्द, उनको जो है उंगली दे के एक लैंड, क्योंकि खुद तो इन्होंने बंदे उतारने नहीं, बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिकन तो उतरने नहीं है, ठीक है ना। ईरानी जनरलों ने कह दिया, उन्होंने कहा भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं, इंटरनेशनल टेलीविजन पे कहा, उन्होंने कहा उतरे हैं, देखते हैं फिर लड़ते हैं किस तरह। अमेरिका की जो कैपेसिटी है वो अनप्रेसिडेंटेड है, हवा से और समुद्र से किसी भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की, ठीक है ना। उसने पूरी दुनिया के अंदर अपने अड्डे खड़े किए हुए हैं, किसी और मुल्क के इतने अड्डे नहीं हैं।